हेलो। आज हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे उससे स्पीड यानी कि के रेट कांस्टेंट पर क्या डिपेंडेंसी है, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना कि स्पीड को कौन डिफाइन करता है, रेट नहीं, रेट कांस्टेंट, बिकॉज वो स्पेसिफिक रेट है, राइट। अभी एक बात और, अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स जिसे हीट चाहिए, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि उसको हीट चाहिए। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे और जल्दी हो जाएगी, यही पढ़ना है। पर अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स जिसे हीट नहीं चाहिए, उसे टेम्परेचर दे रहे हो, वो होगी नहीं, वो और डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन दे रहे हो। आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर दे रहे हो जबकि उसे लो टेम्परेचर चाहिए। तो यही सब हमें इसमें सीखना है। अभी पहले आपको बता ही देती हूँ, जब जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करोगे, सपोज़ अभी आपके पास एक्स टेम्परेचर है, आप उसमें 10 डिग्री, जब जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करते हो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल ट्वाइस। किसी की स्पीड अगर 5 है तो वो कितनी हो जाती है, 10। अगर 10 है तो कितनी हो जाती है, 20। कब, जब आप टेम्परेचर कितने से इंक्रीज़ करते हो, 10 डिग्री। हमें सीखना है कैसे, यही आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। और ये मिस्टर अरेनियस ने इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया था। ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं, पर अरेनियस इक्वेशन इसी का पार्ट है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, राइट। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी छोटी छोटी बातें पहले पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और वो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हमारी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए ए और बी से क्या बन रहा है, सी। ए और बी से क्या बन रहा है, सी। अभी क्या है ना कि कोलिजन थ्योरी कहती है ए और बी में कोलिजन होते हैं। जब रिएक्शन शुरू होती है ए और बी में क्या होते हैं, कोलिजन। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ए और बी नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, वेरी वेरी लार्ज, ए एंड बी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब सबका एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, कोई इस दीवार से इस वॉल से टकरा रहा है, कोई यहाँ से, कोई सेंटर में है ए, कोई बिल्कुल यहाँ पर है। तो सबका पहली बात तो एनवायरनमेंट अलग है, सबका एनवायरनमेंट अलग है। एनवायरनमेंट अगर अलग है तो सबकी स्पीड क्या होगी, मूव करने की स्पीड। एक कंटेनर में ए और बी पड़ा हुआ है और ए और बी अलग, ए के कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल लेफ्ट साइड है, कुछ सेंटर में है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे, ऐसे बी के भी, सबका, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में सबका एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता, उनकी वेलोसिटीज़ भी एक जैसी नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ऐसा ही होता है। अभी क्या अरेनियस कहता है कि भाई अभी इनमें कॉलिजन होना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर आप एक दीवार पे एक डंडे से मारोगे, ठीक है, और आप बहुत देर से मारे जा रहे हो, पर दीवार नहीं टूट रही, पर मैंने बोला आपको 100 एनर्जी लगानी है तो वो टूट जाएगी। मिनिमम कितनी लगानी है, 100, वो टूट जाएगी। और आप ना नॉन स्टॉप 80 अमाउंट की एनर्जी नॉन स्टॉप लगे पड़े हो, लगाए जा रहे हो, नहीं टूटेगी, बिकॉज मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, 100। तो ऐसे ही एक कंटेनर के अंदर ए और बी में कोलिजन होना है। कोलिजन तो होते रहते हैं, क्योंकि जब जब ए और बी मूव कर रहे हैं आपस में टकराएंगे भी। पर वही बात है, जैसे वॉल पे एक डंडे को हिट करते हैं, सिर्फ कोलिजन, उसको हिट तो कर रहे हैं पर असर नहीं हो रहा। ऐसे ही ए और बी में कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, बट उससे प्रोडक्ट नहीं बनता। ए और बी के मिलने से कोई नई चीज़ सी नहीं बनती जब तक कि उनमें कोलिजन कैसा ना हो, इफेक्टिव। तो सबसे पहली चीज़ है, कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव। इफेक्टिव होने के लिए उसे एक मिनिमम एनर्जी से टकराना ज़रूरी है। वो टकराते रहते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज टकराते रहते हैं, बट असरदार नहीं होता कि प्रोडक्ट बन जाए। हमेशा ऐसा ही हो रहा है कि प्रोडक्ट नहीं बनता भाई। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि मैंने बोला कि ए और बी को कोलाइड करना है और इतनी शक्ति होनी चाहिए, कितनी शक्ति होनी चाहिए, 100 एनर्जी उनमें होनी चाहिए जिस टाइम पे कोलिजन हो। 100 वो वाली एनर्जी है जिससे कि प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, 100 एनर्जी से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि रूम टेम्परेचर पर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती।
उनके पास स्टार्टिंग में एनर्जी क्या होती है, कम। दुनिया की हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर आप एक मॉलिक्यूल को रेस्ट पे भी कह रहे हो ना, किसी भी चीज़ को रेस्ट पे कह रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनमें एनर्जी तो है। मान लो इनके पास अभी 80 एनर्जी है। कितनी, हाउ मच, 80। पर लेकिन कोलिजन अच्छा होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए कितनी चाहिए, 100। तो इसे हम बोलते हैं, इस 100 अमाउंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि अच्छे कोलिजन के लिए चाहिए। इनके पास 80 तो है पर 100 नहीं है। 80 से बार बार कोलाइड करे जा रहे हैं पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन बहुत होते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनता। तो 100 एनर्जी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो इनमें ऑलरेडी है, ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, जो उनके पास ऑलरेडी है। अब आपको इसे गर्मी यानी कि हीट या फिर लाइट एनर्जी, कुछ एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा ताकि ये 80 100 से क्या कर जाए, मैच, ठीक है। तो जब ये 80 वाली एनर्जी 100 से मैच कराने के लिए आप कुछ एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। पहले वो थोड़े से कमज़ोर थे, आपने उसको बहादुर बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी दी। तो जितनी एनर्जी उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू से मैच कराने के लिए आप देते हो, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये लिखा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, 2। तो ये ध्यान रखना, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले हमें कुछ बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं, तभी आपको समझ आएगा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अभी क्या बताया था, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से के की वैल्यू डबल हो जाती है। ये तो कंक्लूजन है कि टेम्परेचर को जैसे ही 10 डिग्री बढ़ाओगे 2 टाइम्स, 20 डिग्री बढ़ाओगे 4 टाइम्स। बट लेकिन क्यों, ये क्वेश्चन भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, उसको पढ़ने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि आपके पास मान लो 50 एनर्जी है, 100 होनी ही चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए। इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी। इसको इससे मैच कराने के लिए जो 50 आप दोगे उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी है इसलिए ई लगाएंगे, एक्टिवेशन की बात हो रही है तो ए लगाएंगे, ये इसका क्या बन गया, सिंबल। गॉट इट। तो पहले इतना इसको समझ लेते हैं, यहाँ क्या नोट्स लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर। रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि उनमें कोलिजन होते हैं, बट हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता एंड डज नॉट गिव रिएक्शन। सारे कोलिजन तो होते रहते हैं पर उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। उनके पास एक मिनिमम एनर्जी तो होनी ही चाहिए। जैसे कि मान लो किसी को 100 एनर्जी चाहिए बट आप उसके पास 110 है, तो इसका मतलब उसमें कोलिजन अच्छे हो रहे हैं। मिनिमम तो उनके पास कंप्लीट है ना, 100 तो है ही, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है ये। सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जितनी एनर्जी उनके बीच होनी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट लिखा है एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी नहीं पाई जाती, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है हीट या लाइट की फॉर्म में। जो एनर्जी आप देते हो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी से मैच कराने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी आप उसे देते हो उसे, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए 100 एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास अभी 60 है, तो आप कितनी दोगे, 40 दोगे, इसको इससे मैच करने के लिए 40 दोगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, 100 माइनस 60। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू माइनस जो उनके पास ऑलरेडी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो एवरेज मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसी के पास 60 एनर्जी है, किसी में 70, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30। इनका एवरेज मान लीजिए कि इनके पास 75 है, तो इसे बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इन सबका एवरेज। यहाँ तक क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला टॉपिक हमने क्या कवर किया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, फिर बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर तो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो कि उन्हें एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इस एक्टिवेशन से होगा क्या, हमें पढ़ना होगा क्या, तो ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई हाइड्रोजन है और I2 से मुझे ये बनाना है HI। ये NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं यही ले रही हूँ जानबूझ के। तो H2 और I2 से HI बनाना है, बट H2 और I2 कंबाइन तो कर रहे हैं, कोलाइड तो कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो पता है क्या होता है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास I2 है।
जब आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हो ना तो उनसे अच्छा कोलिजन होगा, पहले नहीं था, अब एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजन क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जैसे ही कोलिजन अच्छा होगा तो इनके बीच में ये देखो एच आए 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 डॉट डॉट डॉट, ये कोलिजन को शो कर रहा है। यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन, नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, कोलिजन के टाइम पर वीक हो जाते हैं। जब कोलिजन हुआ ये तब का समय है जब आपने इसको क्या दे दी थी, एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो उनमें ऑलरेडी है थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो कोलिजन के टाइम पे ये चल रहा होता है, यानी कोलिजन के टाइम पे नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ये बीच में कुछ समय के लिए ये चीज़ बनती है, क्योंकि क्योंकि एच कभी भी दो बॉन्ड नहीं बनाता। एच कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ सिंगल, एक सिंगल बॉन्ड। या तो दो दिख रहे हैं, ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ये टूटता हुआ, पर काउंट तो 2 में हो रहा है ना। तो यानी ये जो मटेरियल आपको बीच में दिख रहा है ये इन बिटवीन बनेगा, इसे इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। वैसे इंटरमीडिएट नहीं है। मैं एक बात बता दूं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जब किसी चीज़ पर चार्ज आ जाए, कार्बोकेटायन कार्बेनायन पढ़े थे ना लास्ट ईयर, फ्री रेडिकल, उन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट शब्द गलत है, बुक वालों ने भी लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। हाँ, इंटरमीडिएट सिर्फ इसलिए बोल सकते हैं कि ये बीच में बन रहा है बस, पर इसे असली में क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ध्यान रहे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो एक्टिवेटेड है, मीन्स जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। ये कुछ समय के लिए बनेगा और फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक एच आई ये बन जाएगा, एक एच आई ये बन जाएगा। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, ये मेरे पास रिएक्टेंट थे, इनमें सबसे पहले बॉन्डिंग होनी शुरू हुई, इनकी बॉन्डिंग टूटनी शुरू हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हाईली अनस्टेबल होता है और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये देखो ये लिखा, ट्रांजिशन स्टेट। और इससे फाइनली क्या बन जाएगा, एक एच आई ये, एक एच आई ये, दो एच आई बन जाएंगे, यानी H2 प्लस I2 से कितने एच आई बन जाएंगे, 2H सिंगल बॉन्ड I। ऐसे ये प्रोडक्ट बन गया। पर ये प्रोडक्ट कब बना, जब बीच में क्या बनी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो पुराने बॉन्ड टूटते नहीं, नए बॉन्ड बनते नहीं। समझ आया। तो नए बॉन्ड बनाने के लिए H और I का मिलना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए बीच में क्या बनना था, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड है। क्यों, एनर्जी दी गई है ना इसको। वैसे भी ये बहुत जल्दी टूटना चाहेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि H दो बॉन्ड बनाए, I दो बॉन्ड इस तरीके से बनाए, कितनी गलत चीज़ दिख रही है ये। तो इसका मतलब ये, इसकी एनर्जी क्या है, सुपर हाई। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल। तो लिखेंगे हाईली अनस्टेबल है ये चीज़ क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो इसीलिए एच आई टूट जाएगा। अगर ये स्टेबल होता, एच आई ये जो चीज़ बीच में बनी ये स्टेबल होती तो यही हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। बट ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बनने की तरफ चला गया। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। देखो, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर है ना, इन सभी पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी है। जैसे कि हर पत्थर में भी एनर्जी, आप में भी एनर्जी है। आपको अगर हम ऊपर छत से छोड़ दें तो आप नीचे की तरफ जाओगे, एक बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी है। एक पत्थर को ऊपर से छोड़ दें, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन तो फोर्स लग रहा है उस पर उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल। तो हर चीज़ में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, हर चीज़ में, इन सब के अंदर। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे है एक रिएक्शन की स्टेजेस, कि रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो देखो, रिएक्शन में कौन कौन होते हैं, रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और बीच में क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी। प्रोडक्ट क्योंकि स्टेबल होता है ना रिएक्टेंट से, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। ये एनर्जी ज़्यादा और ये एनर्जी क्या है, कम। प्रोडक्ट की कम और रिएक्टेंट की ज़्यादा। अब ये इस हम ये बेल ग्राफ बोलते हैं। तो इस बेल, ये ऊंचाई का क्या मतलब है, ये बीच में क्या बन रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, कि भाई इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले से 50 एनर्जी थी, पर इस तक पहुंचने के लिए मुझे इसको कम से कम 80 एनर्जी इसको होनी चाहिए। कोलिजन के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 80। और उस टाइम पर क्या होगा, जिस टाइम में कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ क्या होगा, नए बॉन्ड बन रहे होंगे, पुराने टूट रहे होंगे। नया बॉन्ड नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। तो मुझे इसको 50 को 80 से मैच करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 30। इस 30 एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है और स्टेबल है, इसलिए इसको मैंने नीचे की तरफ दिखाया है।
अब एक बात बताइए, इसकी कुछ एनर्जी है 50, इसकी एनर्जी ना रिएक्टेंट से कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है यहाँ पर 10, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम ही होती है। तो बताओ डेल्टा एच निकालते हैं, कितनी एनर्जी का लॉस या गेन हुआ। प्रोडक्ट की एनर्जी 10 है, रिएक्टेंट की एनर्जी 50 है, तो कितने का डिफरेंस है, -40। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है, रिलीज। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस थ्योरी में ये बताया गया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आती है, जो बीच में चीज़ बनती है, बीच में मतलब इंटरमीडिएट स्टेज पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। व्हाट इज़ ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय कुछ बीच में ट्रांजिशंस आए, कुछ चेंजेस आए, उन चेंजेस को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये पढ़िए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसे बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्योंकि हर एक स्टेज की एनर्जी की बात की गई है, रिएक्टेंट की एनर्जी, बीच वाली स्टेज की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी। और एक बात और बतानी थी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में कौन बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैंने ये बोला कि ये प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये नहीं बन जाएगा, मीन्स कि ये दोनों जब तक कोलाइड नहीं करेंगे ना तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि इसको कम से कम 80 एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए। तो ये हमारे रिएक्शन के रास्ते में रुकावट नहीं है, हमारा जो रिएक्शन चल रही है उसके बीच में ये कौन है, एक एनर्जी बैरियर। समझे, ये ट्रांजिशन स्टेट का बनना हमारे रिएक्शन के लिए क्या है, एनर्जी बैरियर। तो अगर आप किसी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट देर से बनेगा। मान लो हमारे रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 60 एनर्जी है और यहाँ पे एनर्जी बैरियर 80 पे है, तो ये रिएक्शन पिछली वाली रिएक्शन से फास्ट होएगी, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, 20। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला वो सुनिए। एक बात बताओ, किसी को रिएक्शन करने के लिए 80 एनर्जी चाहिए, उसके पास अभी 50 है, ये फर्स्ट सिचुएशन। अब एक रिएक्टेंट है उसके पास ऑलरेडी 70 है, कौन सी रिएक्शन फास्ट है, ऊपर वाली कि नीचे वाली? आई थिंक नीचे वाली फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि उसको सिर्फ मैच करने के लिए 10 एनर्जी चाहिए, इसको मैच करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1000। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। तो जिसको डिमांड ही कम है तो वो जल्दी जल्दी होएगी। मेरी बात समझे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम है तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, वेरी वेरी मच फास्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी हमारी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये कैसे बताया, अभी मैंने बताया ना तुम्हें कि अगर आपके पास 70 एनर्जी है, आपको 80 तक जाना है, और एक किसी के पास 40 एनर्जी है, उसे 80 तक, तो 40 को 80 तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड हाई है। तो किसी की एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड ही कम हो तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम है तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट। ये ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्पीड। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम है दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या है, फास्ट। ओके, तो अब एक बार ये पढ़ो, देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अरेनियस क्या कहता है, रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉल्ड एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन आपस में, रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करके एक अनस्टेबल, ये ध्यान रखना, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट नहीं कहते, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम। इंटरमीडिएट वर्ड गलत है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और बहुत सारे होते हैं, इसको तो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट असली में इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं बीच की स्टेज। ठीक है, अब इसमें लिखा है ये जो बीच की स्टेज है एग्जिस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक अप टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये जो बीच में ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना, ये थोड़ी देर के लिए बनता है। क्यों थोड़ी देर के लिए बनता है, क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीज़ टूट जाएगी। तो कुछ समय के लिए बना, कुछ सेकंड्स के लिए बना, टूट गया, और इसने फाइनली एक स्टेबल क्या दे दिया, प्रोडक्ट। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो इंटरमीडिएट है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन तो समझ गए होंगे, और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन के अंदर शामिल होने वाले स्पीशीज़, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है,
और इस जितनी एनर्जी आप इसको दोगे ऊपर तक पहुंचने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये डेल्टा एच नेगेटिव क्यों लिखा है, ये कैसे पता चलेगा, ये किसकी एनर्जी है, एक प्रोडक्ट की, ये किसकी एनर्जी है, एक रिएक्टेंट की। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच पी माइनस एच आर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी एनर्जी कम है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये रिएक्शन ग्राफ किसके लिए है, सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। वेट, नहीं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। किसके लिए, एक्सोथर्मिक, मैंने लिखा भी है यहाँ पे एक्सोथर्मिक। अब एंडो का देख लो, एंडो का ग्राफ बिल्कुल इस टाइप का ही बनेगा, पर ऐसा होगा वो। वेट, यहाँ बनाती हूँ। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सेम ही आएगा, पर एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट देनी पड़ती है, तो सेम हो जाएगा, पर ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट होंगे, ये रिएक्टेंट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो हम देंगे, यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी, रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और डेल्टा एच कैसे निकालोगे, एच पी माइनस एच आर। अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी इस बार ज़्यादा है, 50 मान लो, रिएक्टेंट की मान लो कि 10 है, तो ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ किसका होता है, एंडोथर्मिक, और जो ये बुक में दे रखा है ये किसका है, एक्सोथर्मिक। तो कोई पूछे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ एंडोथर्मिक के लिए, तो सेम ये बनेगा, और एक्सोथर्मिक जो बुक में दे रखा है वो ये बनेगा। ये ध्यान रखना है, एंडो और एक्सो का अलग अलग ग्राफ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं है, बेल शेप ग्राफ है, और ऊपर वाली से क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं। बेसिक्स में क्या सीखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हमने सीखा कि एक्टिवेशन एनर्जी देनी क्यों पड़ती है, अभी क्या बताया, इसलिए देनी पड़ती है ताकि क्या बन जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, इसलिए हमें क्या देनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करेंगे कि देने से हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स तो बन गया, बट और क्या हुआ इसके साथ साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक शुरू हो जाएगा, पर इजी है। पहले तो मुझे ये बताइए ध्यान से कि अगर आपके पास एक कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल हैं, 1000, ठीक है, उनके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका नेचर क्या एक जैसा होगा, नेचर मतलब सराउंडिंग, कोई इस दीवार से टकरा रहा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई बीच में है तो सबका नेचर कैसे अलग, तो सबकी वेलोसिटी अलग, सबकी वेलोसिटी अगर, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी सभी की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें 500 तो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, 500 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी 200 है। 500 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी 200 है, और 500 ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी 300 है। तो मैंने पूछा बताओ कितने हिस्से की एनर्जी 200 है, कितने हिस्से, ये टोटल कितने हैं 1000। तो मैंने पूछा फ्रैक्शन बताओ उन मॉलिक्यूल का जिनके पास 200 एनर्जी है। तो फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे, आधा हिस्सा है जिसके पास 200 है, और आधा हिस्सा कितना है 300। ये आधा कैसे लिखा मैंने, 500 मॉलिक्यूल्स अपॉन में 1000, तो कितने आ गए, हाफ। तो वो हाफ फ्रैक्शन है जिनके पास एनर्जी कितनी है 200, और फिर ऐसे ही 500 अपॉन में 1000, तो ये भी हाफ आ गया, जिनके पास एनर्जी कितनी है 300। अब ये कैसे निकालते हैं हम, ये फ्रैक्शन मैंने कैसे निकाला, जितने पार्टिकल्स के पास ये वाली एनर्जी है उसको टोटल पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। फिर अगेन एक और ट्राई करते हैं, जैसे कि मान लो कुछ पार्टिकल हैं 200 एनर्जी वाले, कुछ 300 एनर्जी वाले, कुछ 400 एनर्जी वाले। अब मैंने लिखा कि 500 तो ऐसे हैं जिनके पास 200 एनर्जी है, इसमें से 200 पार्टिकल ऐसे हैं जिनके पास ये एनर्जी है, ठीक है, और कुछ 300 ऐसे पार्टिकल जिसके पास ये वाली एनर्जी। तो मेरे को बताना है कितने कितने फ्रैक्शन के पास कितनी एनर्जी है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 500 अपॉन में 1000, तो ये आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 200 एनर्जी है। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.2 पार्टिकल ऐसे हैं, फ्रैक्शन इतना हिस्सा है जिनके पास 300 एनर्जी है, और 300 अपॉन में 1000, तो ये आ गया 0.3 ऐसा पूरे सिस्टम में 0.3 हिस्सा ऐसे लोग हैं जिनके पास 400 एनर्जी है। इस तरीके से फ्रैक्शन निकाल लिया। अब बताओ फ्रैक्शन टोटल सम करके कितना आ रहा है, अभी भी तो 1 आ रहा है, यानी एक टोटल सिस्टम में
एक टोटल सिस्टम में फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिनके पास एक जैसी सी एनर्जी है ना, उनको टोटल से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है। एन ई का क्या मतलब है अभी इस टॉपिक में, एन ई का मतलब वो एनर्जी जिनके पास मान लो 200 एनर्जी, वो पार्टिकल की संख्या जिनके पास 200 एनर्जी थी, जैसे मैंने बोला 500, ऊपर लिखेंगे 500। नीचे एन टी का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन ई मतलब उतनी पार्टिकल की संख्या जिसके पास ये वाली एनर्जी है। एन टी का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा, 2-3 बार में समझ पक्का आ जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास ना एक कंटेनर में सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, सबकी वेलोसिटी अलग है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, अलग 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 काइनेटिक एनर्जीज हैं सबके पास, सब पार्टिकल्स के पास। ठीक है। किसी के पास भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, एक दो को छोड़ के। तो क्या हुआ, हमें कैसे पता किसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी नहीं है, नहीं पता। एक एक पार्टिकल का रिकॉर्ड कौन रखेगा। तो हम, एक बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल थे, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक रेंज की बात कर सकते हैं। तो उन्होंने, अब ध्यान से देखना, क्या देखा, एक कंटेनर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास सेम टाइप की एनर्जी होती है। जैसे क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज से माइंडसेट के होते हैं, मीन्स पढ़ाई में, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाई में, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही थोड़े से स्लो होते हैं। और पर मैक्सिमम ऑफ क्लास क्या होती है, एवरेज, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसे ही फ्रेंडशिप में भी, जैसे मान लो 10 फ्रेंड्स हैं, एक सुपर एक्टिव होगा एकदम, एक थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा होगा कि मुझे नहीं करना कुछ, और बीच के कुछ फनी टाइप। तो एक एनवायरनमेंट इसी तरह का होता है। ये जो थ्योरी उन्होंने दी थी, ये गैस के लिए दी थी, पर किसके लिए, सिर्फ गैस पार्टिकल्स के लिए। उसने क्या बोला कि अगर यहाँ पे क्या रखें, काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और यहाँ रखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये वाली एनर्जीज़ हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, 1000, उनमें से 500 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एनर्जी कितनी है, ये वाली, मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 200, 300 और यहाँ लिख दिया 400। 500 मॉलिक्यूल के पास 300 एनर्जी है, तो फ्रैक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स, कितना फ्रैक्शन है, हिस्सा 500 अपॉन में 1000। तो यहाँ लिखेंगे कि वो 500 अपॉन में 1000, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है 0.5 जिनके पास इतनी एनर्जी है। बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं। ठीक है। मान लो कि 200 ऐसे पार्टिकल है जिनके पास 200 एनर्जी है, और 200 ऐसे पार्टिकल है जिनके पास 400 एनर्जी है। तो 200 कहाँ आएगा, 0.2 तो यहीं आएगा, और एक यहाँ। तो कैसा ग्राफ बन गया, कुछ ऐसा, ये अजीब सा ग्राफ बन गया। ठीक है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये वाला, एक मिनट, ये जो ग्राफ है ऐसा, ये आपको क्या, नीचे काइनेटिक एनर्जी, ये एन ई बाई एन टी। एन ई बाई एन टी मैंने अभी बताया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। एन ई क्या है, जिनके पास ये वाली एनर्जीज हैं, अपॉन में एन टी टोटल मॉलिक्यूल्स। एन ई मीन्स वो पार्टिकल जिनके पास ये वाली एनर्जी है, ये वाली। तो देखो, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ये वाली एनर्जी है, यानी कि सेम एनर्जी, ये एनर्जी है, सेम एनर्जी। ठीक है। अब बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं, देखो ये कम नंबर है ना, यहाँ पे 0.2 मान लो, बहुत ही कम मॉलिक्यूल है जिनके पास बहुत तेज, ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी बढ़ रही है ना इस तरफ, ज़्यादा एनर्जी है। बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होती है। एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल कम है, और बहुत बल्क में कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं जिनके पास सेम एनर्जी है बट कम है। ये देखो कम है एनर्जी। मैंने कहा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी तो होनी ही चाहिए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतनी तो होनी ही चाहिए, पक्का होनी चाहिए। यहाँ मान लो कि ये है 800 एनर्जी, ये तो होनी चाहिए। पर कितने मॉलिक्यूल है जिनके पास 800 एनर्जी है, सिर्फ थोड़े से, 0.2। एक पूरे 200 ही मॉलिक्यूल है, मान लो 1000 में से सिर्फ 200, 0.2 फ्रैक्शन, एक में से 0.2 हिस्सा ऐसा है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी वाली एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मीन्स जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत ही कम होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, ये देखो कम, कितने कम है। और ये वाले, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास सेम एनर्जी है, हाँ कम है पर सेम एनर्जी है। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास ये वाली एनर्जी है। तो ये जो नंबर है, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को, मान लो कि ये वैल्यू है 600, तो ये 600 को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो वाली काइनेटिक एनर्जी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास होती है।
ठीक है। व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास देखो है। ठीक है, तो अभी पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यू होनी चाहिए प्रोडक्ट को बनने के लिए, कोलिजन अच्छा होने के लिए, पर कितने मॉलिक्यूल जिनके पास कम एनर्जी है, थोड़े से, बिल्कुल 0.2, और 0.5 फ्रैक्शन ऐसा है जिनके पास सेम एनर्जी है। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसको नहीं बोलेंगे, इस नंबर को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, ये तो वो फ्रैक्शन है जिनके पास सेम एनर्जी है, पर इस नंबर को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या होता है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से। अब देखो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी पक्का मिल जाएगी। जैसे ही पार्टिकल्स, ये पहले का ग्राफ है जब टेम्परेचर कम था, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब ध्यान रखना, जैसे ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ये ग्राफ ऐसा हो गया। ये देख रहे हो, इतनी एनर्जी, 800 एनर्जी होनी चाहिए थी। पहले कितने पार्टिकल थे जिनके पास 0.2 पार्टिकल ऐसे थे, 0.2 यानी 100,000 में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास 800 एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, किसी में भी, केल्विन में भी, किसी में भी, जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो ये देखो कितने मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ये एनर्जी आ गई, ऑलमोस्ट 0.4, डबल। जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे, पहले 200 थे, अब 400 मॉलिक्यूल हो गए भाई। और मॉलिक्यूल से तो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, अब दुगने मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो बहुत बढ़ गया। तो इसका मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक कंटेनर में जो रहने वाले मॉलिक्यूल थे जिनके पास सिर्फ ऐसे 2,000 में से 200 ही मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, मतलब इतनी एनर्जी थी कि प्रोडक्ट बन जाए, इतनी थी, पर आपने उन्हें एक्टिवेट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। अब 200 के बजाय 400 मॉलिक्यूल्स हो गए, 400 मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास क्या हो गई, वो आ गई, इतनी वैल्यू आ गई कि वो कोलाइड अच्छा वाला करेंगे, बहुत बढ़िया वाला। इससे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब एक बात सोचो, स्टार्टिंग में स्पीड कम क्यों थी, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल थे जो अच्छे से कोलाइड कर रहे थे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, 400 मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, इतनी कि कोलाइड हो जाए। अब एक बात बताना, इस नए वाले ग्राफ से क्या पता चलता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मान लो 600 एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स के पास थी। पर अब मॉलिक्यूल्स देखो, ये हम्प इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे नहीं थे जिनके पास 600 एनर्जी थी, बहुत सारे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास 700 आ गई, काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 800 आ गए, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या हो गई, पहले से अब बढ़ गई। तो हम बोलते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स की जो 600 एनर्जी थी वो भी तो बढ़ के कितनी हो चुकी होगी, अब 700। समझ आया। बट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई। मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ इसको, ये पहले की सिचुएशन, ये बाद की। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू थी ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की पहले थी। अब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत सारे पार्टिकल्स की बढ़ गई है। देखो पहले सिर्फ इतने से पार्टिकल्स थे, अब इतने सारे पार्टिकल हैं। ये एरिया का मतलब है इतने पार्टिकल हैं जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, पर ये हम्प नीचे नहीं आ गया पहले से। पहले 0.5 फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास क्या थी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो 0.45 हो गए, तो ये नंबर कम क्यों हुआ? कम इसलिए हुआ है कंटेनर में 200 ही मॉलिक्यूल थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी। अगर ये 200 मॉलिक्यूल 400 में बदल गए तो टोटल मॉलिक्यूल तो हमेशा 1000 ही रहेंगे, टोटल पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोडक्ट बनाने चले गए तो जो पीछे रह गए उनकी संख्या थोड़ी कम नहीं हो गई जिनके पास सेम एनर्जी है। तो ध्यान रखना दो बातें, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, बट वो मॉलिक्यूल्स जो कि ये एनर्जी रखते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम।
क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे तो कम ही रह गए। फ्रैक्शन तो हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। 400 बन गए वो, तो जो पार्टिकल पहले 500 थे वो तो घट जाएंगे ना। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ये सब मैंने क्या लिखा है वो पढ़िए। अब समझ आया ना कि क्वेश्चन क्या था, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाती है, के डबल क्यों हुआ, क्योंकि के रेट किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कितने पार्टिकल कंसंट्रेशन पे ना। तो अगर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे तो स्पीड भी तो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, all the molecules in the reacting species do not have same kinetic energy because all reactant molecules have different amount of velocity। एक कंटेनर में मॉलिक्यूल सबके पास सेम एनर्जी नहीं होती क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल को पढ़ना ना अच्छे से, प्रिसीजन मतलब अच्छे से एक एक मॉलिक्यूल को पढ़ना ना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जिन्होंने ईएम वेव की थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्होंने ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर बात की, ना कि एक मॉलिक्यूल पे। और उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नीचे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी जिनसे वो मूव कर रहे हैं, और साइड में लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल NE/NT, ये पढ़ लेना, ये वही लिखा है जो नीचे है। अब ये ग्राफ है हमारा, ये लाइन ना थोड़ी सी रॉन्ग है, इस लाइन पे ध्यान देना। इसका क्या मतलब, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मान लो नीचे 700 लिखा है तो वो है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये लाइन नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। वो काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास होती है, उसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जब जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमने क्या देखा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है, पर वो मॉलिक्यूल जिनके पास ये एनर्जी है वो कम हो जाते हैं। एक बार इस ग्राफ को देखो, ये पुराने वाला ग्राफ है जब टेम्परेचर T था, और ये नए वाला ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देख रहे हो, पहले इतने से मॉलिक्यूल्स थे, ये ब्लैक वाले, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, पर जैसे ही हमने टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर दिया तो ये इसका डबल हो गया। इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया हुआ, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, इसका ट्वाइस, कि ये लाइन इसका दुगना है। तो दुगने मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या आ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस वजह से रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल। तो कंक्लूजन देखो, ये रहा हमारा। टॉपिक का नाम क्या था, टेम्परेचर का क्या असर होता है हमारे रेट कांस्टेंट पे। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन 10 डिग्री टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली डबल। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू 2k हो जाती है, डबल हो जाती है। और इसका आंसर ये रहा, क्यों, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन E, वो मॉलिक्यूल जो E वैल्यू यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट, कि जब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ किया तो एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल्ड लीडिंग टू डबलिंग द रेट कांस्टेंट। कि ये एरिया क्या बता रहा है कि हमारे उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और उनके डबल हो जाने से के की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डबल। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरीज हो तो बता देना नीचे, और बस इसको रिवाइज करो। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक के 2-3 बार देखो, ठीक है, नहीं तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे जूम पे।